हेलो फ्रेंड्स, मैं नानी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने देखा था प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत समिति के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संस्था। तो प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन, इसका पीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। फिर हम संस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो संस्था टॉपिक है, संस्था टॉपिक से अगर कभी पूछा, सब चीज़ों को मिला के अगर कभी पूछा तो 125 वर्ड्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसको हम तोड़ के देखेंगे, कौन सा 30 वर्ड के लायक है, कौन सा 60 वर्ड के लायक है। और इन तमाम चीज़ों को मिला के 125 से पार हो जाएगा, लेकिन हमें जैसा पैटर्न है उसी के अनुसार चलना है। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था की अवधारणा बताइए, है ना। तो संस्था के बारे में सामान्य परिचय पूछा जा सकता है। तो ये जो रहेगा आपका लगभग 30 वर्ड में पूछने की संभावना है इसका। ओके, फिर आपको याद रखना है संस्था के आवश्यक तत्व। ये कभी अगर पूछा तो ये भी 30 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा। फिर आपको याद रखना है संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताओं को आपको 60 वर्ड में तैयार करना है। और ये 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। जो चीज़ मैं 60 वर्ड में बोला वो 30 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं पूछेगा। 100 वर्ड्स या फिर 125 वर्ड्स में सिर्फ विशेषताओं को नहीं पूछेगा, उसमें ऐड करके पूछा जा सकता है। जैसे कि आप संस्था से क्या समझते हैं, संस्था की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन सिर्फ विशेषताओं को 60 वर्ड से ऊपर नहीं जाएगा। फिर आता है आपका संस्था के कार्य, है ना, संस्था के कार्य एवं महत्व। तो इसे भी आपको 60 वर्ड में तैयार रखना है, 60 वर्ड में तैयार रखना है। ये कार्य एवं महत्व 30 वर्ड में पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है आपको लास्ट में समिति, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, समिति और संस्था, इन दोनों के बीच हम अंतर देखेंगे, और इनके बीच का जो अंतर है उसे हम लोग लगभग 60 वर्ड में फ्रेम करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका संस्था से क्वेश्चन बन सकता है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें हमने क्या क्या चीज़ निकाला है, जैसे संस्था किसे कहते हैं 30 वर्ड, आवश्यकता तो 30 वर्ड, विशेषता 60 वर्ड, कार्य एवं महत्व 60 वर्ड। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखोगे तो आपको 150 प्लस वर्ड्स चला जाएगा। तो आपको पूछा क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं संस्था के बारे में। आइए देखते हैं आखिर संस्था है क्या। चलिए दोस्तों, संस्था के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बोलचाल की भाषा में बता दूं कि संस्था है क्या। देखिए, हमने पिछले वीडियो सीरीज़ में पढ़ा था समिति के बारे में, और समिति क्या है हम अच्छे से जानते हैं कि समिति व्यक्तियों का समूह है ना। समिति जो व्यक्तियों का समूह है उनका एक या कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि समिति का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो ये जो उद्देश्य है, सिर्फ उद्देश्य रखना या फिर लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे पूरा करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति हेतु, इसकी पूर्ति हेतु कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई कार्यप्रणाली को अपनाना पड़ेगा, है ना। तो समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियमों एवं कार्यप्रणालियों, याद रखिए, नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था है क्या, संस्था। ओके, तो ये जो संस्था है, नियमों एवं कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, इसे समाज के द्वारा मान्यता भी प्रदान किया जाता है। ओके, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये जो परिवार है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समिति है ना। तो परिवार का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, बालकों का पालन पोषण करना, है ना, और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। समाजशास्त्र में हम इसे पढ़ते हैं, परिवार के जो लक्ष्य है उसे पढ़ा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को पूरा करना परिवार का लक्ष्य है। तो लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की जाती है, परिवार के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विवाह संस्था की स्थापना की जाती है। जब हम संस्था के बारे में आगे पढ़ेंगे तो विवाह को उसके उदाहरण के रूप में लिया जाता है। विवाह भी एक संस्था का उदाहरण है। तो विवाह नामक संस्था की स्थापना की जाती है और परिवार की तमाम ज़रूरतों को पूरा की जाती है, और उसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसी को संस्था कहा जाता है, जो कि नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। ओके दोस्तों, तो चलिए संस्था के बारे में हमने सामान्य परिचय देखा। अब आइए देखते हैं इसमें संस्था के बारे में क्या लिखा है। जो चीज़ लिखा गया है उसे ही हमें आंसर राइटिंग में करना है। ओके, देखिए, इसमें पहला लाइन लिखा है, सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। मैंने अभी बताया कि नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। ओके, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में ना, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों को संगठित रूप है। संस्था को कार्य करने का समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त निश्चित ढंग भी कहा जाता है। यानी कि समाज के द्वारा संस्था को मान्यता प्रदान की जाती है। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, समिति व्यक्तियों का समूह है
जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, समिति के बारे में कहा गया है। ओके, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। ये जो मैंने आपको अभी बताया। फिर उसके बाद संस्था के बारे में उदाहरण दिया गया है इसमें। उदाहरण में धर्म को रखा गया है, धर्म भी एक संस्था है, विवाह भी एक संस्था है, परिवार समिति है। समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था की ज़रूरत पड़ती है ना। तो विवाह एक संस्था है, जाति व्यवस्था भी संस्था है, बाजार व्यवस्था संस्था, नातेदारी व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को भी संस्था माना जाता है दोस्तों। उत्तराधिकारी के नियम संस्था के उदाहरण है। ओके, यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिया गया है आप इसे आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आवश्यक तत्व। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व उसे कहा जाता है जिससे किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो संस्था का निर्माण भी इन तत्वों से होता है। इनके बिना संस्था का निर्माण हम नहीं कर सकते और उनकी संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मानव को कुछ मौलिक आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको, है ना। मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक विचार आएगा उनके मन में। ओके, फिर उनका एक विशिष्ट उद्देश्य रहेगा, संरचना रहेगा, अभिमति रहेगा, स्थायित्व रहेगा, प्रतीक रहेगा, विरासत रहेगा। इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि संस्था के आवश्यक तत्वों के रूप में इन चीज़ों का कैसे योगदान है। ओके दोस्तों, आवश्यक तत्वों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्था को अगर आपको 30 वर्ड में पूछा है तो आप कौन कौन से पॉइंट उठाएंगे, है ना। इसे तो हम समझेंगे ही, समझना भी ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं, अगर आपको 30 वर्ड में पूछा जाता है संस्था के बारे में, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो आप कौन कौन से पॉइंट्स उठाएंगे। देखिए 30 वर्ड में हम 4 लाइन मान के चलते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो लाइन रहेगा आपका, वो ये वाला लाइन रहेगा। सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का संगठित रूप है। यहाँ तक ये पहला लाइन रहेगा। फिर दूसरा लाइन में आपको लिखना है, संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त निश्चित ढंग भी कहा जाता है। ये रहेगा। ओके, फिर तीसरा लाइन आपको इसको नहीं लिखना है। समिति समूह व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ये समिति के बारे में कहा गया है, आपको इसको नहीं लिखना है। और आप इसे आगे बढ़ाएंगे, संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था। इसे भी आप मत लिखिए, नियमों एवं कार्य प्रणाली के बारे में आप ऊपर में लिख चुके हैं, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे देखो, नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणाली का संगठित रूप है। यहाँ पे आप इसे लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, आप इन चीज़ों को मत लिखिएगा। आपको उसके बाद क्या लिखना है, थर्ड लाइन में आपको उसके बाद उदाहरण को तो आपको लास्ट में देना है, उदाहरण को आपको लास्ट में देना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं आवश्यक तत्वों को इसमें, कि संस्था के प्रमुख आवश्यक तत्व ऐसे इस प्रकार हैं करके। आपको उतना जगह नहीं गिरना है कि एक विचार, विशिष्ट उद्देश्य, संरचना, अभिमति, स्थायित्व, प्रतीक, विरासत संस्था के आवश्यक तत्व हैं, इतना करके आपको रुक जाना है उसमें। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे उदाहरण, धर्म, विवाह, जाति, बाजार, नातेदारी, उत्तराधिकारी, नियम संस्था के उदाहरण है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको चारों लाइन किसी भी प्रकार के अनावश्यक तथ्य इसमें शामिल नहीं है। आप ही बताइए, इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें शामिल हो गए हैं 30 वर्ड में अगर आप लिखना चाहेंगे तो, और हर एक लाइन एक्सेप्टेबल है। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं संस्था के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्वों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन किसी पॉइंट को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से मैं इन तमाम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले संस्था के आवश्यक तत्वों में एक विचार है। देखिए, किसी संस्था का अगर निर्माण करना है या संस्था को अगर किसी रूप देना है तो कोई ना कोई विचार की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है ना। ये प्राथमिक आवश्यक तत्व है, ऐसा कहना चाहिए एक विचार को। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य के कारण ही संस्था का विकास होता है। जैसे हमने देखा अभी समिति में, समिति का उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियमों एवं कार्य प्रणालियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके कारण ही विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है आपका संरचना के बारे में। देखिए, कोई ना कोई संस्था की प्रत्येक संस्था की कोई ना कोई संरचना अवश्य होती है। तो प्रत्येक संस्था की अपनी एक संरचना होती है। उस संरचना के अंतर्गत नियम होते हैं, है ना। उस संरचना के अंतर्गत नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं, कार्य प्रणाली होते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभिमति के बारे में। अभिमति या स्वीकृति, है ना। तो अभिमति यानी कि किसी चीज़ को स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उसके बाद ही किसी चीज़ का अधिकार प्राप्त होता है। तो अभिमति से ही अधिकार आता है। ओके, चूँकि दोस्तों समाज की स्वीकृति के आधार पर ही संस्था को कुछ अधिकार या सत्ता प्राप्त होते हैं। तो स्वीकृति भी आवश्यक है, समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। इसी सत्ता के आधार पर ही मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित या निर्देशित किया जाता है। क्लियर। फिर आता है स्थायित्व की बात करते हैं हम। तो इनका विकास क्या है, मानवीय आवश्यकताओं के साधन के रूप में ये जो संस्था होती है, तो ये जो संस्थाएं होती है काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं, और इनका जो विकास होता है काफ़ी धीमी गति से होती है संस्थाओं का विकास। तो स्थायित्व तो इसको मिलना ही है, क्योंकि लंबे समय से इसका विकास होता है। फिर आता है आपका प्रतीक चिन्ह। प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह, कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होता है। ओके, फिर आता है आपका विरासत।
विरासत की बात करें तो जो संस्था का विकास क्रम है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी अवधि में विकास इसका जो होता है, बहुत लंबी अवधि में इसका विकास क्रम होता है। तो संस्था क्या करती है, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति को हस्तांतरित करती है, विरासत को हस्तांतरित करती है। तो विरासत भी एक आवश्यक तत्व है, प्रतीक भी आवश्यक तत्व है, स्थायित्व, अभिमति, संरचना, उद्देश्य, विषय, एक विचार, इन तमाम चीज़ों को याद रखिएगा। आपको इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं की पॉइंट्स को, और वैसे मुझे तो नहीं लगता कभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जाए, है ना, बस समझने के लिए है। लेकिन आप इन की पॉइंट्स को याद रखिएगा, कहीं किसी लाइन में आपको संस्था से संबंधित चीज़ों को लिखने में काम आएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं संस्था की विशेषताओं के बारे में, है ना। संस्था की विशेषता हमें लगभग 60 वर्ड में तैयार करना है। तो यहाँ पे उन्हीं की पॉइंट्स को दिया गया है, और उन्हीं की पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 वर्ड में पर्याप्त है इतना, लेकिन हमें इन्हें समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो की पॉइंट है इसमें कि संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई है। संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई है। तो सांस्कृतिक व्यवस्था को इसमें अंडरलाइन कीजिए, और संस्था का एक इकाई है। ये बोलना ये चाह रहा है कि एक एमिल्टन, एक समाजशास्त्री हुए एमिल्टन, तो एमिल्टन ने क्या कहा था कि सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। किसे? संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। तो रीति रिवाजों की बात आई तो रीति रिवाजों के अंतर्गत जनरीतियाँ आएगी। जनरीतियाँ क्या हम आगे पढ़ेंगे, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, रूढ़ियाँ, ये जब अधिक विकसित हो जाती है, जब ये चीज़ अधिक विकसित हो जाती है तो समाज इसे स्वीकृति प्रदान करती है। जब समाज स्वीकृति प्रदान करती है तो वो आगे जाके किसका रूप ग्रहण करेगा? आगे जाके संस्था का रूप ग्रहण करेगा। तो प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में अनेक संस्थाएं पाई जाती हैं, है ना। तो उन्हीं संस्थाओं के द्वारा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो मौलिक इकाई के रूप में संस्था उभर कर हमारे सामने आती है। क्लियर दोस्तों? फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिक स्थायित्व। अधिक स्थायित्व, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्था का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है। तो जो चीज़ लंबी अवधि के बाद होता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो स्थायित्व अधिक ग्रहण करेगी। ओके, और जो चीज़ स्थायित्व होता है, जो चीज़ विकास होने में, विकसित होने में लंबी अवधि समय लग जाता है उसका, तो उसे हम आसानी से विनाश भी नहीं कर सकते, तो शीघ्रता से इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। खैर, आप इतना याद रखिए कि अधिक स्थायित्व के पीछे कारण यह है कि संस्था का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है। फिर हम देखते हैं एक या अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सांस्कृतिक उपकरण के बारे में। सांस्कृतिक उपकरण, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक तथा अभौतिक उपकरण होते हैं। देखिए, इसमें भौतिक तथा अभौतिक शब्द दिया हुआ है, ये क्या है? देखिए, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं। तो भौतिक और अभौतिक उपकरण, ये जो अभौतिक उपकरण है, अभौतिक उपकरण, और ये जो भौतिक उपकरण है, तो ये जो अभौतिक उपकरण के अंतर्गत, जैसे कि हम किसी संस्था की बात करें तो अभौतिक उपकरण के अंतर्गत भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन, ये तमाम चीज़ें आएंगी। और भौतिक उपकरण के अंतर्गत विचार, है ना, विचार, आदर्श मूल्य, कार्यप्रणाली, ये तमाम चीज़ें आएंगी भौतिक उपकरण के अंतर्गत, जिसे हम देख नहीं सकते। ओके, तो ये जो है आपका भौतिक उपकरण और अभौतिक उपकरण, ये जो है आपका संस्था के उद्देश्य की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व क्या क्या हैं, विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व क्या क्या हैं, तो हम देखते हैं। अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज में होम किया जाता है, होम, वेदी, मंडप, है ना, कलश, धूप, चावल, जप, मंत्र, ये तमाम चीज़ें क्या है, विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व। तो वैसे ही संस्था में भौतिक और अभौतिक तत्व उपकरण के रूप में शामिल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक के बारे में, सिंबल के बारे में। तो भौतिक अथवा अभौतिक दोनों हो सकते हैं। भौतिक और अभौतिक क्या है, समाजशास्त्र में किन्हें कहा जाता है, हम इस चीज़ को देखे हैं। तो एक सिंबल होता है, प्रत्येक संस्था के कोई ना कोई सिंबल ज़रूर होता है। जैसे कि हम बात करें, अगर क्रॉस की बात करें तो ये जो क्रॉस जो सिंबल होता है, ये चर्च का होता है। और ओम की बात करें अगर हम, तो ये जो ओम होता है, ये किसका होता है? ये आर्य समाज का होता है। तो आर्य समाज क्या है? एक संस्था है। तो हिंदुओं में जो मंगल कलश होता है वो विवाह संस्था का प्रतीक है। तो इस तरीके से प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक अवश्य होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं परंपराओं के बारे में। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित और अलिखित, है ना, लिखित अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। ये क्लियर है दोस्तों, अंडरस्टूड पॉइंट है। दोस्तों, प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत हमने समाज के बारे में पढ़ा है, समिति के बारे में पढ़ा है, समुदाय के बारे में पढ़ा है, फिर संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने उन तमाम चीज़ों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो आपका जो विशेषता है, कहीं मूर्त है, कहीं अमूर्त है, तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं संस्था की विशेषताओं को कैसे याद रखा हूँ, आपको भी उसी तरीके से याद रखना है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक है आपका UTTPSC। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, जो भी है, UTTPSC, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो U से आशय है आपका यूनिट, है ना, यूनिट से आशय आपका इकाई, ये जो की पॉइंट है आपका संस्था का एक इकाई है, इसे आप समझ जाएंगे। और आप
उसके बाद टी है ना, टी से आता है, आप टारगेट को याद रखिएगा, उद्देश्य है ना। उसके बाद फिर एक टी है, तो एक टी से आपका ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन यानी परंपरा। उसके बाद पी से आशय है आपका, पी से आपका स्थायित्व यानी कि परमानेंट है ना। और उसके बाद आपका एस से आशय है कि एस से आशय आपका प्रतीक यानी कि सिंबल। और उसके बाद आपका उसके बाद सी से आशय आपका सांस्कृतिक उपकरण है ना, कल्चरल। ओके, तो इस तरीके से आपका UTT-PSC को याद रखेंगे तो आपका माइंड क्लिक करेगा और 6 के 6 विशेषताओं को आप यहाँ पे इनपुट कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं संस्था के कार्य एवं महत्व के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों संस्था के कार्य एवं महत्व। ये भी आपका 60 वर्ड के लायक है, 60 वर्ड या 30 वर्ड में पूछा जा सकता है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, है ना। तो इसमें सबसे पहला आपका दिया हुआ है कार्य एवं महत्व के रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। संस्था जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, तो प्रत्येक संस्था का जो एक उद्देश्य रहता है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जब संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना बंद कर देती है तो संस्थाओं का अस्तित्व भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर आता है आपका व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। व्यक्तियों के कार्य को किस प्रकार संस्था सरल बनाती है? दोस्तों देखिए, व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, है ना, उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए, ये चीज़ निर्धारित कौन करता है? संस्था निर्धारित करता है। अगर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंसान मानव अगर व्यक्ति उन तमाम चीज़ों में सोचते रहेगा तो फिर वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उस चीज़ का निर्धारित करती है कि इंसान को क्या करना चाहिए, है ना, किस चीज़ को करने से इंसान को प्रोत्साहित किया जाता है, किस चीज़ को करने से दंडित किया जाता है, इन तमाम चीज़ों का भी संस्था के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो व्यक्तियों को एक मार्गदर्शन मिल जाता है और उनके लिए व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाया जाता है। फिर आपका आता है व्यवहारों में अनुरूपता, है ना। देखिए संस्था जो है व्यवहारों में अनुरूपता किस प्रकार लाती है? अनुरूपता, है ना, जो संस्था जो है निश्चित कार्य प्रणाली है ना, नियम है, ये नियमों को बनाए रखती है, परंपराओं को बनाए रखती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन्हीं का सहारा लिया जाता है, निश्चित कार्य प्रणाली, नियम, परंपराएं। तो जब एक समूह के द्वारा, है ना, कोई एक समूह है तो उसके द्वारा लोग नियम परंपरा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। तो एक समूह जब नियमों और कार्य प्रणालियों में समानता है, एक समान व्यवहार करते हैं, तो समानता और अनुरूपता आना स्वाभाविक सी बात है। ओके, फिर आता है आपका दोस्तों व्यवहारों पर नियंत्रण। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यवहारों में अनुरूपता एवं व्यवहारों पर नियंत्रण एक ही लाइन में आ सकता है, लेकिन ये जो गुप्ता एंड शर्मा का जो ऑथेंटिक बुक है समाजशास्त्र का, उसमें अलग अलग दिया है, तो इस किताब में भी अलग अलग दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें उसी किताब के पॉइंट्स को एज इट इज़ लाइन टू लाइन कॉपी किया गया है, उसका की पॉइंट है, उसका सार है ना। तो कोई भी पॉइंट अनावश्यक नहीं है। तो इसमें व्यवहारों पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? तो अब मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि परिवार और जो जाति नामक जो संस्थाएं हैं, जो जाति नामक संस्था है, हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था वह भी एक संस्था है, तो हज़ारों वर्षों से अपने सदस्यों को नियंत्रित किया हुआ है। तो उसी प्रकार व्यवहारों में भी नियंत्रण करता है संस्था। फिर संस्कृति का वाहक के रूप में संस्कृति की रक्षा करती है, उसे स्थायित्व प्रदान करती है। क्योंकि देखिए ये जो संस्था है लंबे समय बाद इसका विकास होता है। जैसे हम समिति की बात करें, समिति की स्थापना की जाती है, लेकिन संस्था की स्थापना नहीं की जाती है, उसका समय बीतने के साथ इसका विकास होता है। तो मान लो कि समय के कोई दौर में कि समाज का कोई रूप है, वो बाद में अंतिम दौर में या फिर किसी ऐसे समय आता है, काफ़ी वर्ष बीत चुका है, तो उस समय जो समाज है हमारा और इस समय जो समाज है हमारा, तो यहाँ के जो संस्कृति है उसको यहाँ तक पहुँचाने में संस्था का हाथ रहता है, क्योंकि इसीलिए इसे संस्कृति के वाहक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। परिस्थिति एवं भूमिका, है ना, स्टेटस एंड रोल। तो ये जो परिस्थिति है इसका आशय है पद से, और जो भूमिका है इसका आशय है कार्य से, या दायित्व भी कह सकते हैं कार्य से। तो ये जो है संस्था जो है व्यक्ति को, है ना, संस्था जो है व्यक्ति को मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संस्था जो है व्यक्ति को परिस्थिति एवं भूमिका को निर्धारण करने में सहायक करती है। ओके, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ इसमें विवाह संस्था के बारे में। जो विवाह संस्था के बारे में, उसमें क्या होता है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो जो पुरुष है उसे पति का जो परिस्थिति है, पति का जो पद के रूप में दिया जाता है विवाह संस्था के रूप में। विवाह संस्था के द्वारा पति को परिस्थिति के रूप में उसका जो स्टेटस होता है, स्टेटस दिया जाता है पति का एक पुरुष को, और एक स्त्री को पत्नी, है ना, एक स्त्री को पत्नी का स्टेटस दिया जाता है। और उसके बाद परिस्थिति के आधार पर इनकी समाज में भूमिका, कार्य, दायित्व निर्धारित किया जाता है। तो इसमें इसका भी संस्था निर्धारण करता है। ओके, फिर आता है आपका दोस्तों लास्ट पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन में सहायक। देखिए समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, इसे भी याद रखिएगा, इसे भी अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कीजिएगा और इसे लास्ट में लिखिएगा लेकिन पहले जो आपका जो आएगा ये तमाम पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। ओके,
क्लियर है दोस्तों। अब हमारा लास्ट बच रहा है आपका समिति और संस्था में अंतर। समिति और संस्था में अंतर देखिए 2016 या फिर 2017, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है सन, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन ये था कि संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था समिति से किस प्रकार भिन्न है ना। संस्था जो है समिति से किस प्रकार भिन्न है, संस्था समिति से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें क्या लिखना था, ये वो भी आपसे पूछा गया था, ज़्यादा नहीं था, 30 वर्ड में पूछा था, लेकिन संस्था के बारे में एक लाइन आपको डेफिनेशन देना था, जो भी कार्यप्रणाली विधि विधान नियम जो है उसके बारे में लिखना था एक लाइन में, और आपका जो बचा हुआ लाइन था उसमें आपको समिति और संस्था के बारे में अंतर बताना था, जो चीज़ पूछा गया था। तो इसमें संस्था जो है समिति से किस प्रकार भिन्न है, तो ऐसा पूछा हुआ था, तो उसमें यही देखना चाह रहा था कि संस्था और समिति में आप अंतर कैसे कर पाते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, समिति और संस्था में कभी अंतर पूछे है ना, तो पहले आपको बता दूं कि समिति और संस्था से अगर अंतर पूछा तो आपसे 60 वर्ड से ऊपर नहीं पूछेगा, 30 वर्ड में अगर पूछा तो आप लिख लेंगे, है ना। देखिए इसमें हम किताब में जाते हैं तो उसमें भारी भरकम शब्द मिलता है, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये हम जो पढ़े हैं व्यवहारिक चीज़ें जो हैं उन्हीं में से मैं की पॉइंट निकाल के आपको बताता हूँ। देखिए समिति और संस्था के बारे में जब हम अंतर करेंगे तो सबसे पहला लाइन हमें बताएंगे समिति क्या है। समिति क्या है, विचारपूर्वक या आवश्यकता पूर्ति हेतु एक संगठन है। फिर हम संस्था में देखेंगे कि नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था के रूप में देखते हैं इसे, है ना। तो उदाहरण दे देंगे हम, शैक्षणिक संघ, मनोरंजन संघ। ओके, अगर हम संस्था का उदाहरण देंगे तो धर्म, विवाह, जाति, शिक्षा प्रणाली, सेकंड पॉइंट में, सेकंड लाइन में। फिर समिति की हम बात करें तो समिति क्या है, समिति व्यक्तियों का समूह है, तो एक मूर्त अवधारणा है, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, समिति एक मूर्त अवधारणा है। जबकि संस्था जो है इसमें नियमों, कार्यप्रणालियों की प्रधानता होती है, तो इस वजह से संस्था जो है एक अमूर्त अवधारणा है, तो इसे लिख सकते हैं मूर्त, अमूर्त, इसे भी याद रखिएगा। और उसके बाद एक अस्थायी व्यवस्था है, क्योंकि जब समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति को समाप्त कर दिया जाता है। जबकि स्थायी व्यवस्था, स्थायी अवधारणा कौन है, स्थायी अवधारणा संस्था है, क्योंकि इसमें विकास जो है इसका लंबी अवधि बाद होता है। फिर इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है, इसमें ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से देखने से हमारे पास 5 पॉइंट निकल के सामने आ जा रहा है। अगर आप 30 वर्ड में लिखेंगे तो इतना पॉइंट पर्याप्त है, अगर 60 वर्ड में लिखेंगे तो आप और कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें शामिल कर सकते हैं देखिएगा। एक तो 5 जो पॉइंट रहेंगे आपका यही रहेंगे, उसके बाद अगर आप ऐड करेंगे तो आप इन पॉइंट्स को ऐड करिएगा कि इसमें हम समिति की बात करते हैं एक तरफ और एक तरफ संस्था की बात करते हैं, है ना। तो समिति, संस्था, देखिए इसमें जो समिति है, समिति में क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होती है ना। और ये जो संस्था है, संस्था में संस्कृति का वाहक के रूप में हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित किया जाता है। फिर आपका इसमें हम देखते हैं समिति में, तो मनुष्य जो है समितियों के सदस्य होते हैं, क्लियर। लेकिन संस्था में समितियों के सदस्य नहीं होते हैं मनुष्य, क्योंकि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। फिर हम देखते हैं समिति स्थापित की जाती है, समिति स्थापित की जाती है, जबकि संस्था का विकास धीरे धीरे होता है, क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने देखा संस्था के अवधारणा के बारे में कि या संस्था किसे कहते हैं उसके बारे में, या संस्था से आप क्या समझते हैं। और उसी बीच में हमने देखा है कि आवश्यक तत्वों के रूप में भी देखा है और उनके की पॉइंट्स को भी हमने समझा है। फिर हमने संस्था की विशेषताओं के बारे में देखा है, फिर हमने देखा है कि संस्था के कार्य एवं महत्व के बारे में देखा है, फिर समिति एवं संस्था में हमने अंतर भी किया है। तो ये आपका हो रहा है दोस्तों संस्था पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब तो दोस्तों मैंने संस्था के संबंधित तमाम की पॉइंट को आपके सामने रखा है और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो दोस्तों अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।